5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी है। आज पटियाला हाउस कोर्ट आदेश पारित करेगा। इंजीनियर राशिद ने संसद के रूप में यानी सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। एनआईए ने बारामूला से सांसद चुने गए इंजीनियर रशीद की शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दे दी है। 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दे दी है एनआईए ने। आज पटियाला हाउस कोर्ट आदेश पारित करेगा। इंजीनियर रशीद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ जो इसकी जो कानूनी पहलू हैं उस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशवर्धन आजाद, जो एक्स IPS हैं। यशवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि इसके क्या क्या कानूनी पहलू हैं, कानून कहां कहां इजाजत देता है, प्रेसिडेंस क्या है ऐसे मामलों में जब किसी पर कोई संगीन मामला दर्ज हो लेकिन वो चुनाव जीत गया हो, उसे शपथ लेना हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सजा याफ्ता नहीं है और इसलिए ये केस ट्रायल पे चल रहा है। 2019 से इन पर टेरर फाइनेंसिंग का केस यूआपा के अंदर लगा है। तो चूंकि ये सजा याफ्ता नहीं है, इसीलिए एनआईए ने भी इसकी अनुमति दे दी है और मैं समझता हूँ शपथ लेने के लिए कोई समस्या अभी इनको नहीं होनी चाहिए। अभी ये शायद जा रहे हैं, जैसा आपने बताया, पटियाला कोर्ट में। अभी तक ये तिहाड़ जेल में ही बंद थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ उसके जो कानूनी पहलू हैं वो इनके अभी पक्ष में हैं, क्योंकि ये कन्विक्टेड नहीं है। जी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि एनआईए जो है वो जांच कर रही है, इसका साफ मतलब होता है कि जिस किसी भी मामले में एनआईए जैसे एजेंसी जो है उसकी जांच कर रही हो तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी कैटेगोरिकली कोई इसके बारे में कोई इंडिकेशन मिलते हो कि किस तरह के मामले में ये आज़ादी मिल सकती है, किस तरह के मामले में नहीं मिल सकती? जी देखिए, अभी तो जैसे अमृतपाल सिंह हैं, ने भी उनके खिलाफ भी यूआपा में ही कार्रवाई की गई थी मेरे ख्याल से, और वो भी MP बनकर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितने लोग हैं जिनको जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, जो सजा याफ्ता नहीं है, तो इनके लिए कानूनी जो पहलू है वो इनके साथ है। ये अवश्य है, जैसा कि आपने कहा अभी, कि इनके खिलाफ जो आरोप है वो गंभीर है, इसमें कोई शक। और UAPA के तहत मामला चल रहा है। 2019 में जो कुछ केसेस ऐसे थे जो पकड़े गए थे, वो मेरे ख्याल से एक कोई जहूर बताली थे बिजनेसमैन, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और जिनसे ये पता लगा था कि ये फाइनेंस जो टेरर फाइनेंसिंग ये है, ये विभिन्न ग्रुपों को जा रहा है, दुख्तराने मिल्लत को भी जा रहा है, हुर्रियात के जो दोनों फैक्शंस हैं उनको भी जा रहा है, और उसमें इनका नाम आया था और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी की गई थी। तो जाहिर है जो टेरर फाइनेंसिंग के केस हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। और एनआईए को पूरा अथॉरिटी है, जितने भी ऐसे टेररिज्म के केस हैं वो यहाँ पे भी करते हैं और विदेश में जो होने वाले हैं वो भी करते हैं। तो इसलिए आप, बल्कि एक बात और कहना चाहूंगा कि इस FIR में जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो हफीज सईद हैं वो खुद इस FIR में अक्यूज्ड हैं। ये केस जो है बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि कानूनी पहलू ऐसे हैं कि भाई जो एक बार अगर कोई सजा याफ्ता नहीं हुआ है तो आप उसे अंडर ट्रायल ही समझें। तो जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होता और इनको सजा नहीं हो जाती है, तब तक ये जितने भी ऐसे बाहर जाने के ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आवश्यक हैं एज एन MP जो इनको करने हैं, उसके लिए एनआईए ने सही इन्हें जमानत दी है। लेकिन जब सजा याफ्ता होने के बाद तो हक बनता ही है एनआईए का कि अगर ये कन्विक्टेड हैं और इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और इनके मूवमेंट से सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो फिर एनआईए उसको अलाउ नहीं करेगा। और अभी भी मैं कहता हूँ, मान लीजिए अगर सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं तो एनआईए कह सकता था कि भाई हम ये रिस्क नहीं ले सकते।
जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि एनआईए ने इस पर सहमति दे दी है, इसका मतलब है कि अब जो मामला है वो कोर्ट पर है कि कोर्ट इन्हें किन शर्तों के साथ आगे प्रोसीड करने की इजाजत देती है। दो बातें यहां पर हैं, मैं यशवर्धन जी आपसे जानना चाहूंगा। एक तो है जमानत, एक है पैरोल। क्या इसमें कोई फर्क है ऐसे मामलों में, जमानत और पैरोल? कैसे ये क्या होगा अगर इन्हें कोर्ट इजाजत देती है कि वो प्रोसीडिंग्स में शामिल हो? वो तो खैर बात की बात, उसके पहले ये कि वो शपथ ले, उसके बाद बात आती है जब सेशंस चलेंगे तो क्या प्रोसीडिंग्स में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या ये जमानत कही जाएगी या फिर इसे पैरोल कहा जाएगा? नहीं, पैरोल तो मेरे ख्याल से मैं टेक्निकल से इतना ज्यादा अभी पहलू से अवगत नहीं हूं, लेकिन ये कोर्ट पे सर्टनली डिपेंड करता है कि वो उसे टेक्निकल टर्म में जमानत दें या ये दें, क्योंकि अभी तो जो सवाल पैदा होता है ये कि उन्हें एक संसद में ओथ लेना है जी। अगर उन्हें ओथ लेना है तो उसे वो बेल दे सकते हैं एक दिन के लिए, वो चाहे पैरोल पे छोड़े, वो उन्हें टेक्निकल मैटर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने कहा, चूंकि एनआईए ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस मामले में, तो कोर्ट इस बात से तो अवगत है और संतुष्ट है कि ठीक है, इसमें कोई ऐसे और सिक्योरिटी के, सुरक्षा के कोई ऐसे गंभीर इम्प्लीकेशंस नहीं है, इसलिए इन्हें एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जैसा भी है दिया जा सकता है। तो वो एक टेक्निकल मैटर है वेदर इसे पैरोल में करें या इसमें। जी, एक इसमें एक प्रेसिडेंट्स के तौर पे एक बात देखी जा सकती है कि मार्च के महीने में ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्हें इजाजत मिली थी कोर्ट से कि वो राज्यसभा के एमपी के लिए ओथ ले सकें, और लेकिन उस पर ये डायरेक्शन था कि वो ओथ लेंगे और उसके बाद फिर से उन्हें जेल में जो है वापस लाया जाएगा। इससे क्या हिंट मिलता है? देखिए, मेरे ख्याल से इनके भी केस में शायद ऐसा ही है, अगर मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन मुझे भी लगता है इस केस में बिल्कुल ऐसा ही होगा कि तिहाड़ जेल से इन्हें छुट्टी मिलेगी वहां जाने के लिए, और ओथ लेने के बाद शायद वो उस सेशन के बाद वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ओथ लेना एक टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश करता है कि ये एमपी बन गए हैं। और इससे मैं समझता हूं कि ओथ लेने के बाद शायद कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि ये बाहर में रहेंगे, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया मेरे ख्याल से इसमें भी अपनाई जाए। एक इसमें और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक इससे मुतालिक एक बात है, किसी भी चुने हुए सांसद के मुतालिक, जो कि वो चुने तो जा चुके हैं, उन्हें ओथ लेना है, अभी इसकी बातचीत चल रही है। आर्टिकल 1014 of the Constitution states that if an MP is absent for over 60 days from all the meetings without permission, then her or his seat would be declared vacant. तो क्या ये माना जाए कि चूंकि वो चुने जा चुके हैं और चुने इसलिए गए हैं कि कानूनन उनको इजाजत थी कि कोई चुनाव लड़ सकता है, तो जब इजाजत थी तो चुनाव लड़े, लड़ने के बाद हार होगी या जीत होगी, जीत गए, तो जब लड़ने की इजाजत है, जिसका मतलब है कि दोनों सूरतों में, हार या जीत की सूरतों में भी उसके आगे की कानूनी राह हमवार होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए चूंकि ये चुनकर आ गए हैं एक सांसद होकर, तो ये कानूनी प्रक्रिया ये है कि भाई सांसद की दृष्टि से इन्हें ओथ दिलाना बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है कि मान लीजिए अगर इतनी सुरक्षा के गहरे इम्प्लीकेशन हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम कि क्या इनको ओथ वहीं से दिलाया जा सकता है स्पीकर द्वारा या इसके द्वारा, वो मुझे प्रक्रिया नहीं मालूम है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है इसमें कि चूंकि एनआईए ने क्लियर कर दिया है, उसीलिए पार्लियामेंट जाके ओथ ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ, 60 दिन के पीरियड तक अगर कोई नहीं आया तो उन्हें ये किया जा सकता है, तो इसलिए उसके बारे में भी एक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी होगी कि वहां पे अगर चूंकि रहते हैं और उनकी अगर वो संसद सदस्य निकाले जा सकते हैं, तो हो सकता है कि इन्हें एक दिन के लिए फिर पुनः बेल दिया जाए ताकि ये अटेंड करें और वहां के सभा में प्रोसीडिंग्स में भाग ले सके। जी, ये बहुत जो है एक रोचक मामला है, और चूंकि कानूनी इसमें पहलू हैं कई सारे, जैसा मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि इस वक्त हमारे साथ यशवर्धन जी हैं, एक्स आईपीएस हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। मामला है इंजीनियर रशीद को लेकर। इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से जीत हासिल की है, वो मेंबर चुने जा चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट, लेकिन अब उन्हें ओथ लेना है, और इसके लिए एनआईए जो एजेंसी है जो जांच कर रही है,
उनके मुकदमे की, उनके मामले की जो यूएपीए के तहत दर्ज है, एनआईए ने सहमति दे दी है। तो आज ऐसा लगता है कि पटियाला हाउस कोर्ट से उन्हें इजाजत मिलेगी, लेकिन क्या शर्तें होंगी, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। यशवर्धन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। ये तो आप कानूनी पहलू पे बात कर रहे हैं, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे हैं, एक्स आईपीएस हैं। एक फैमिली मेंबर को लेके, एक नागरिक को लेके क्या लगता है कि जो संविधान हमें ये इजाजत देता है कि आप इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में ये कितना जरूरी हो जाता है कि जब उन्हें या किसी भी ए बी सी को जब जिता दिया गया हो, वो जीत गए हैं, तो वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड भी करें? देखिए, एक नागरिक की हैसियत से तो मैं अवश्य कहूंगा कि इनको हक मिलना चाहिए अपनी बात कहने की। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि जब भी ये कश्मीर के मुद्दे पे या किसी मुद्दे पे अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो इन्हें मौका दिया जाए। तिहाड़ जेल से इन्हें लाया जा सकता है और प्रोसीडिंग्स के बाद ये वापस भी जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एनआईए का रोल तब तक है, दो चीज में है कि भाई आफ्टर ऑल वो क्यों रखना चाहते हैं किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल में। दो चीजें हैं। एक ये कि कोई भी खतरनाक व्यक्ति जिससे सुरक्षा की कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है, या तो एक भागने की स्थिति हो कि कोई ऐसा ये व्यक्ति भाग सकता है, दूसरा सुरक्षा की गंभीर, क्या कोई अटेम्प्ट किया जा सकता है छुड़ाने का, क्या कोई ऐसी परिस्थिति सामने में आ सकती है, तो उसका आकलन करना एनआईए का फर्ज है। ठीक है। और एनआईए ने उसका आकलन करके ये बताया है कि ठीक है, हम इनको 1 दिन या 2 दिन के लिए ये हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जाके ओथ लें, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट भी है। अगर ये प्ली करें कोर्ट को, ये इंजीनियर राशि जी कि मैं पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में भाग लेना चाहता हूं और फलाने दिन से फलाने दिनांक तक करना चाहता हूं या जो भी, तो कोर्ट फिर पुनः एनआईए से पूछेगी क्या इसमें सुरक्षा के ऐसे गंभीर कोई इम्प्लीकेशंस हैं, तो आप हमें बताइए। और तब एनआईए ये कह सकता है कि भाई ये इस प्रकार के कैदी हैं, इससे ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर लंबे अवधि तक इनको जाने के लिए दिया जाए ऐसा कुछ, और तब अदालत उस पर कहते हैं निर्णय ले सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई कश्मीर पे डिबेट हो रहा है, इनको पता लगता है, बिकॉज कागजात वगैरह तो इनके पास मिलेंगे, इनको हक है चाहे ये कहीं भी रहे, तो सारे कागजात और प्रोसीडिंग्स और ये एमपीज के बराबर एक मोटा सा जत्था जाता है एमपी के पास, जो क्वेश्चंस हैं, डिटेल्स हैं, डेलिबरेशंस हैं, तो उसमें अगर ये गुहार अपनी अपील लगा सकते हैं कोर्ट में कि भाई चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है और मेरे से उसका संबंध है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूं, मुझे अनुमति दी जाए, तो फिर ये पूरी प्रक्रिया जो है फिर से अपनाई जाएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो अभी आप ये बात कह रहे हैं, लगभग ऐसी एक बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी ये कंसर्न जाहिर किया है कि इंजीनियर रशीद जो है वो ओथ ले भी ले शायद, तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बारामूला के लोगों को उनका सांसद मिल पाएगा। उनका ये कहना वो क्या इशारा करता है? देखिए, बात जो उमर साहब कह रहे हैं वो तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई चूंकि ये इतने महत्वपूर्ण केस में अंदर हैं, इसलिए इन्हें बाहर अपनी जनता से मिलने की जो है मिलने का समय नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इनका पूरा कैंपेन तो इनके 2 बेटों ने चलाया था और बल्कि चंदा मांग के चलाया था। ये भी एक दूसरी बात है कि कोई बड़े जगह से इनकी फंडिंग नहीं हुई थी, तो ये तो सही है। और एक एमपी एक अपॉइंट भी कर सकते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, तो उस हिसाब से तो कार्य हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है उमर साहब ने, एक तो ये भी कहा है कि भाई ऐसे एमपी को आपने चुना है जो तिहाड़ जेल में है, एक तो इशारा वो भी है, और दूसरा जो ये है ये भी कहना हुआ जो साफ गोई है जो सामने में है कि हाँ भाई ये बारामूला में तो आके आपसे मिल नहीं सकते और मीटिंग से भाग नहीं ले सकते, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके